बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर लगातार आतंकी हमले जो है वो पेश आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग हमले के बाद तलाशी अभियान जारी है। हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 पोर्टर ने भी अपनी जान यहां गंवा दी है। हमले में 6 लोगों का इलाज यहां पर जारी है जो कि घायल हुए थे। देर शाम सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ था। गुलमर्ग में ये हमला पेश आया, जहां पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के गुलमर्ग में ये हमला पेश आया, जिसमें कि 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 पोर्टर ने भी अपनी जान गंवा दी है। तमाम जो बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं उनके द्वारा इस हमले की निंदा की जा रही है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे तो पिछले हफ्ते में ये चौथे से 5वां यहाँ पर हमला पेश आ रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। नई सरकार आने के बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक किस तरीके से हो सकती है। रविवार को हमने देखा कि 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जहां पर कि गांदरबल में हमला पेश आया। उसके बाद कल देर शाम को बारामूला के गुलमर्ग में यह हमला पेश आया। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। कल जो हमला पेश आया है उसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 पोर्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई है और 6 लोग इसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज अभी भी जारी है। और अगर हम उस इलाके की बात करेंगे जहां पर ये पूरी घटना पेश आई, वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन सेना द्वारा जारी है। बिल्कुल, और सरकार बनने के बाद ये हमले निरंतर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर कश्मीर वादी के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर। और जो कल हमला हुआ है वो गुलमर्ग वो इलाका जो खूबसूरत इलाका है, जम्मू कश्मीर के आकर्षण का केंद्र है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश और दुनिया से लोग गुलमर्ग का दीदार करने पहुंचते हैं, गुलमर्ग की शरण में आते हैं, गुलमर्ग में ताज़ा बर्फ का वहां पर जो है वो लुत्फ उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से कल का हमला हुआ है वो काफी निंदनीय है, जिसकी निंदा सभी इस वक्त नेता कर रहे हैं। लेकिन मात्र निंदा इसके लिए काफी नहीं है, इसके लिए बड़े स्तर पर कोई कदम उठाना पड़ेगा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया। 2019 में बदलाव हुआ, ये कहा गया कि जमीन पर बदलाव हो रहा है, आतंक खत्म हो रहा है। लेकिन जो आतंकवाद है वो एक बार फिर से चरम पर है, एक बार फिर से तेजी से यहां पर चल रहा है। यानी लगातार हमले ये जता रहे हैं कि आतंकवाद सक्रिय होना चाहता है। कुछ राजनेताओं के इस घटना के बाद क्या कुछ रिएक्शंस हैं, क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला में जब गुलमर्ग क्षेत्र के बूटा पत्थरी से भारतीय सेना का वाहन गुजर रहा था, उस पर चोरी छिपे घने जंगलों का लाभ उठाकर रात के अंधेरे में सेना के वाहन को निशाना बनाया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों का तो सामना कर नहीं सकते, ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे जांबाज सेना के वीरों का, पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो आमना सामना कर नहीं सकते। और छिपकर घने जंगलों में रात के अंधेरे में इन्होंने जो घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, इन साजिश करने वाले अमन के दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। कश्मीर के बारामूला जिला के गुलबर्ग में आतंकवादियों द्वारा जो है वो घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया गया, जिसमें 2 पोर्टर और हमारे 2 जवान शहीद हो गए। इसी पर बातचीत करने के लिए फॉर्मर डिप्टी सीएम इस समय हमारे साथ मौजूद है, कविंदर गुप्ता जी। सर, किस तरीके से देखते हैं, नई सरकार बनी और उसके बाद ये घटनाएं पेश आ रही है। इससे पहले 7 लोगों की जो है वो मौत हो गई और कल जो है वो सुबह सवेरे एक नॉन लोकल पर जो है वो गोली चलाएगी। उससे पहले शोपियां में एक नॉन लोकल पर जो है वो गोली चलाकर उसे निशाना बनाया गया। इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार 3-4 घटनाओं का होना स्वाभाविक बात है कि चिंताजनक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं। आज तक जो व्यवस्था बनी है तो उन्हीं के कारण से यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी है। लेकिन आज भी आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित जो है कहीं ना कहीं सर उठाता है। और कश्मीर में ये मानना पड़ेगा कि
उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स आज भी एक्टिव हैं। कभी कभी अपनी इस एक्टिविटी को अंजाम देने से सेना पर घात लगा करके हमला करना, क्योंकि बाहर के लोगों से और स्थानीय लोगों से कुछ फ़र्क होता है। कहाँ ये भी लगता है कि स्थानीय लोग भी उनको कहीं ना कहीं मदद करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, बड़ा ज़रूरी है कि इस पर का संज्ञान लेकर के और इनको रोका जाना चाहिए। सुरक्षा बल अपना तरीका बदलेंगे, क्योंकि करना तो उन्हीं ने है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने व्यवस्था बनाई है, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा। सेना ने रात से ही उनको घेराबंदी की है और जो परिणाम निकलेंगे वो सामने आएंगे। जो पिछली घटना गगनगीर की हुई, वहाँ पर भी जो सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी देखा है। तो ठीक है, एक मैं आपके माध्यम से ज़रूर बात कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को एक्टिव होना होगा। संदिग्ध अवस्था में कोई ऐसी गतिविधि नजर आती है तो उसको सूचित करना चाहिए, तभी आतंकवाद पर काबू हम पा सकेंगे। चुनाव से पहले ये घटनाएं देखने को मिली, चुनाव जैसे ही संपन्न हुए उसके बाद फिर से ये घटनाएं जो है वो देखने को मिली। क्या लगता है कि एक बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान कोई भी ऐसी घटना जो है वो सामने नहीं आई? कायरतापूर्ण घटना है और छिप करके किसी को वार करना, मारना, ये गलत है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बीच बीच में अपना जो कामयाब हो जाता है सभी घटनाओं में, लेकिन बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है और करेंगे भी, ऐसा लगता है। तो जो बचा खुचा है, और मुझे लगता है कि केंद्र जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और स्थानीय जो सरकार है उनको मिलजुल करके काम करना चाहिए और इस पर कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं दूसरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कल तारिक अहमद कर्रा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा बैठक की गई, बैठक में हर एक सीनियर अधिकारी को जो है वो बुलाया गया, डीजीपी को और बाकी अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव थे, चीफ मिनिस्टर, उन्हें नहीं बुलाया गया। कितना महत्व आप समझते हैं? देखो, यूटी के माध्यम जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, उनके साथ भी डिस्कशन होती है। लेकिन अब मैं जा कर के मुझे कोई कहेगा कि आप उस बैठक में बैठिए, तो वो भी ठीक नहीं है। तो जो एक सिस्टम है उसी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए, जिसका जो प्रेरोगेटिव है वो करता है। तो जो यूटी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी हिसाब से इस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कारण से तो ये सब हुआ है। गांधी नेहरू और शेख अब्दुल्ला से गलतियां ना हुई होती तो शायद आज तक इस प्रकार का माहौल ना बनता। यही लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनसे बात करने की वकालत करते हैं। जब कोई मरता है तो उस पर इनके आंसू नहीं बहते, मिलिटेंट मरने पर ये बड़ा बोलते हैं। इन सभी विषयों को ध्यान रखना चाहिए। ये लोग सगे नहीं हैं, ये नहीं चाहते हालात सुधरें और इसी प्रकार से माहौल चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कल जिस प्रकार से आतंकवादियों ने घात लगाकर जो है वो सेना के वाहन पर हमला किया, जिसमें 2 पोर्टर और 2 जवान हमारे शहीद हो गए, उसी को लेकर कविंदर गुप्ता जी से बातचीत हुई। क्या कुछ कहना था वो आप साफ तौर पर सुन चुके हैं। कैमरा पर्सन शमी थावर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो चलिए, इस वक्त बोटापत्री से हमारे सहयोगी इशफाक जुड़े हुए हैं। मैं सीधे इशफाक के पास जाकर इस वक्त की जानकारी लूंगा। इशफाक, क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं? क्योंकि बहुत बड़ा हमला, और ये पहला नहीं बल्कि एक हफ्ते के अंदर 3 या 4 बड़े हमले हुए हैं। कल भी 4 लोगों की, इसमें 2 जवान शहीद हुए, 2 लोगों की मौत हुई है। अभी क्या सिचुएशन है और किस तरह से अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या जो सेना है वो इस पूरे सिचुएशन को टैकल कर रही है? जी शीतल जी, जिस तरह से हम बात करेंगे, ये बारामूला का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर बूटापत्ती के नागिन एरिया जो है, यहाँ पर क्योंकि अगर इस एरिया की बात करेंगे, ये एरिया जो है ये टोकुम वाला एरिया है और इस एरिया में कल शाम देर गई जो है ये घात लगाकर मिलिटेंट ने हमला किया है, और जिसमें सेना के पहले इब्तदाई रिपोर्ट जो थी, जो सेना के 2 जवान और यहाँ पर मकामी जो पोर्टर होते हैं, जो सीनियर रिपोर्टर होते हैं, वो उसमें जो है घायल हुए थे और उनको जो आगे नजदीकी अस्पताल उस वक्त मुंतकिल किया गया था और उन्होंने बाद में वहाँ पर इलाज के दौरान जो है वहाँ पर दम तोड़ दिया है। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि रात अंधेरे में अगर कि यहाँ पर ऑपरेशन को उसी टाइम पूरी इस एरिया में, बूटापत्ती एरिया में, जहाँ पर इस एरिया को हम बताएंगे घना जंगलाती वाला एरिया है और गुलमर्ग से ये 9 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया है और
बारामूला क्षेत्र में ये एरिया पड़ता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर तो तलाशी अभियान शुरू किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और बीएसएफ जो है और सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया। और रात पर क्योंकि यहाँ पर काफी अंधेरा था, उस वजह से घना जंगल भी है, ऑपरेशन को कामयाब किया गया था। लेकिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी तो उसी के साथ साथ यहाँ पर इस ऑपरेशन को मजीद वसी कर दिया गया है। और इस इलाके में इस वक्त भी एक तो ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए और हेलीकॉप्टर के जरिए इसमें पूरा जो है इस वक्त तलाशी अभियान दोबारा से शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त भी इस इलाके में चप्पे चप्पे को यहाँ पर छान दिया जा रहा है। बिल्कुल इरशाद, जो 6 लोग इसमें घायल हुए हैं इस अटैक में, उनकी क्या कुछ स्थिति है और कहां पर उनका इलाज चल रहा है? देखिए, जिस तरह से अभी फौज की तरफ से एक ट्वीट आया है और उसमें ये कहा गया कि सेना के जो 2 जवान हैं उन्होंने वीर गति जो है प्राप्त की है और उसमें 2 मकामी फोटोज है वो जिला बारामूला से ही ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने भी यहाँ पर जो शहादत प्राप्त की है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस एरिया में मजीद जो यहाँ पर फोर्स की टुकड़ी तैनात की गई है, आप विजुअल्स में अगर आप देख सकते हैं कि ये पूरा घना जंगल वाला एरिया है। और इस वक्त जहाँ तक हमें पता चला है कि उन्हें जो है जो बेस कैंप है आर्मी का, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और अभी भी उनकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर जो है ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। और जो यहाँ पर कल रात के अंधेरे में जो ये कैसा कहा जा सकता है कि वो मिलिटेंट जो इसी एरिया में अगर मौजूद होंगे तो उसी लिहाज से इस ऑपरेशन को मजीद वसी किया जा रहा है, ताकि ये जो एलओसी के अगर हम बात करेंगे 25 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एलओसी भी वाक़ा है और यहाँ पर इस वजह से इस ऑपरेशन को एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा जल्दी से। गुलमर्ग वो इलाका है जिसे सब लोग जानते हैं, टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, आकर्षण का केंद्र है, पर्यटक वहां पर भारी मात्रा में आते हैं, तो वहां से ये हमला होना, इसका क्या संदेश जाता है पूरे देश के अंदर? देखिए शीतल जी, जिस तरह से हम आपने परफेक्ट हल गुलमर्ग की बात की, ये परफेक्ट गुलमर्ग का क्योंकि ये यहाँ से मैंने पहले भी कहा कि 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है गुलमर्ग। और जिस तरह से कल पैनिक फैलाया गया कि गुलमर्ग के इस पर्यटक स्थल पे ये हमला हुआ है, ये गुलमर्ग का एक और हिस्सा है। क्योंकि अगर पूरे इसको जोग्राफी लिहाज से अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि बारामूला एक बड़ा अजला है और इसमें मुख्तलिफ जगहों को लेकर के यहाँ पर तितमनियां कल की गई। लेकिन ये इलाका जो है ये नागिन से भी आगे एक इलाका है, जंगलाती घना इलाका है, जिसे यहाँ पर बूटापत्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक फौजी छावनी भी है, उससे आगे है जिसे एक पहाड़ी के बीच में जो है ये यहाँ पर एक सड़क जा रही है। ठीक है इशफाक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी पहुंचाने के लिए और ये लाइव तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। इशफाक हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी जब वहां पर हमला हुआ था और हमले के बाद अभी फिलहाल उस पूरे इलाके को वहां पर घेराबंदी कर दी है, सेना मुस्तैद है और जो भी आतंकी वहां पर छिपे होंगे उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर दरबार मूव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको बहाल करने की मांग भी अब उठने लगी है। आवामी इत्तेहाद पार्टी ने श्रीनगर में जोरदार प्रदर्शन किया है और ये इस सरकार का पहला प्रदर्शन भी है। सरकार के खिलाफ सांसद इंजीनियर रशीद ने यह मुद्दा उठाया है, सिविल सचिवालय तक पैदल मार्च किया और उन्हें दरबार मूव को लेकर अब कहीं ना कहीं उन्हें संज्ञान में लेने की कोशिश यहां पर करने की बात कही है। अभी इंजीनियर रशीद लोकसभा चुनाव में जीत कर आए हैं और उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे थे उस समय और चुनाव में जीत हासिल हुई थी और काफी भारी मतों से चुनाव में जीत हासिल हुई थी। उम्मीदें थी कि विधानसभा चुनाव के अंदर इंजीनियर रशीद की पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। विपक्ष के नाते अब इंजीनियर रशीद की पार्टी एक बार फिर से अब जो दरबार मूव का मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर है, पिछले कई सालों से यह प्रचलन चल रहा था लेकिन उस प्रचलन को खत्म किया था, अब जाकर उसको फिर से जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरे। श्रीनगर में सिविल सचिवालय तक पैदल मार्च किया गया और एक ही मांग कि दरबार मूव की जो प्रक्रिया वो है वो एक बार फिर से बहाल की जाए, एक बार फिर से शुरू की जाए। और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने यहाँ पर श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंजीनियर राशिद जो कि मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बारामूला सीट से। इस दौरान भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और सिविल सचिवालय तक पैदल मार्च किया गया। हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद रहे और एक ही मांग उठाई जा रही है कि दरबार मूव जिस तरीके से कुछ सालों पहले हुआ करता था, लेकिन अभी
जो है वो किन्हीं कारणों की वजह से ये बंद किया गया और एक बार फिर से बहाल कहीं ना कहीं दरबार मूव होना चाहिए, यही मांग जो है वो लोगों द्वारा की जा रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंजीनियर राशिद ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की है, कहीं ना कहीं अध्यक्षता प्रेसिडेंसी इस यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की देखने को मिली और मांग उठ रही है कि दरबार मूव हो। सिर्फ अवामी इत्तेहाद पार्टी ही नहीं, कई अन्य राजनीतिक दल हैं, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग भी कुछ इस तरीके की मांग ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द दरबार मूव एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो, क्योंकि कुछ सालों पहले तक दरबार मूव हुआ करता था, लेकिन अब किन्हीं कारणों की वजह से ये बंद हो चुका है। गुलमर्ग में, त्राल में हम हर तरह की किलिंग्स के खिलाफ हैं और सारे स्टेक होल्डर से कहते हैं कि मारामारी का खेल बंद कीजिए। कश्मीर में खून की नहीं, खून की नदियां बहाने की जरूरत नहीं, एक रिकन्सिलेशन की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है। लेकिन मोदी जी से कहेंगे मेहरबानी करके कश्मीर की लाशों पर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को बहकाइएगा मत। गुजारिश उमर साहब से यही कहेंगे हम एक बार फिर, जहाँ आप अच्छा करोगे हम आपके साथ हैं। हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि आप परेशान हो। कश्मीर के मसले, कश्मीर का मसला, एक एक मसला हम लोगों की जाती सियासत हमारी ईगो से जुड़ा है। आप इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल से डरा नहीं सकते। हम जाने के लिए तैयार हैं, जो करना है वो कर दो, जो कहना है वो कह दो। लेकिन यहाँ के मजलूम, खुददार, भूले वाले, सीधे बाकिरदार लोगों के सबर का साथ हम आपसे इतना कहेंगे, दरबार के बारे में अपना वादा और पूरा कीजिए। ये जम्मू के लोगों की भी मांग है, ये कश्मीर के लोगों की भी मांग है, ये हर किसी की मांग है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते फिर बेहतरीन तरीका ये है श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल दारुल-ए-खिलाफा करार दिया जाए। हम एक महीना वेट कर रहे हैं, उसके बाद हमारी मुतहरिक शुरू होगी। और आपसे ये भी कहेंगे आप हमें रोड मैप दिखाओ, हम सब अल्लाह और रसूल की कसम आपके पीछे चलने को तैयार है। वरना इस मजलूम सादा हुकूम को धोखा मत दीजिए। यहाँ 1 लाख लोग कब्रों की नींद सोए हैं। कश्मीर पंडित परेशान, मुसलमान थे परेशान, कोशर थे परेशान, जम्मू थे परेशान। हमें कश्मीर मसले का भी हल निकालना है और तब तक अच्छी गवर्नेंस के लिए AIP अदा है। हमें कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, लेकिन हम डरने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। चाहे हमें पार्लियामेंट की सीट मिले या न मिले, असेंबली जाए या न जाए, हम एंड पे मैं यही बात करूंगा उमर साहब से, आपके सेक्रेटरी से, हर हुकूमत याद रखो, नशे में मत रहो। आपने भी चंद दिन पहले कहा, अब लोग मुझे सुबह सलाम करते हैं, ये पूछते हैं खाना क्या खाया, 5 साल नहीं पूछा। उमर साहब आपसे इसमें पूछता हूँ, 5.5 साल में इंतजार में रहा, क्या आपने कभी मेरे बच्चों से पूछा जो हुर्रियत के लोग जेल में बंद हैं, कभी उनके घर गए जो हज़ार जवान बंद हैं, उनकी बात कभी की? अगर आप दम है तो कल सारे कैदियों को छुड़ाने का ऐलान होना चाहिए था। आप मोदी जी को आपने गुलदस्ते तो दिए, उन्होंने आपको क्या दिया? एक कौम जानना चाहती है। इस बात पर अपनी बात खत्म करूंगा। हम नहीं चाहते बात से ट्रैफिक जाम हो, इससे कोई और चीज़ हो। उमर साहब इक़्तिदार में जानी चीज़ है, ये कहूँगा हर हुकूमत है आनी जानी है मोहब्बत मगर जावेदानी। ये तख्तो ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पर हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने देखा सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी और सांसद इंजीनियर रशीद खुद भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और सरकार बनने के बाद तुरंत अब जो पिछले 150 साल से चली आ रही प्रथा थी, जम्मू कश्मीर के अंदर दरबार मूव की प्रथा थी, उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब उसकी बहाली को लेकर एक बार फिर से आवाज उठती हुई नजर आ रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे। दरबार मूव अक्सर आम लोगों तक इसका जो वर्णन है या जो इसकी परिभाषा है वो नहीं होती है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, पहले तो दरबार मूव का एक छोटा सा डेफिनेशन, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, आम लोग इसे कैसे समझ पाएंगे, और अगर ये प्रथा इतने सालों से चल रही थी इसको बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी, और अब दोबारा से वापस इसकी जो आवाज उठ रही है कि बहाल हो जाए, वो जरूरत क्यों पड़ी है? हाँ बिल्कुल शीतल, अब ये आवाज़ उठ रही है और बड़ी तीव्रता से ये आवाज़ उठ रही है कि दरबार मूव की जो प्रथा लंबे समय से चलती आ रही थी, मुझे लगता है 1869 से चलती आ रही थी, उस प्रथा को बंद क्यों किया गया, ये सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। जम्मू के लोगों की बात करें तो जम्मू के होटलियर्स का ये कहना है कि दरबार मूव होता तो होटल वालों को पैसा मिलता था, यानी उनको बेनिफिट होता था। बाजार की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि ग्राहकों का फ्लो बढ़ता था, और हमने देखा भी है काफ़ी सारे ग्राहक आते थे। लेकिन सरकार ने सोचा कि जब पूरा का पूरा
सचिवालय में यानी सेक्रेटरीट में काम करने वाले सभी लोग वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो उनको एकोमोडेशन देनी पड़ती है, राजस्व में बचत। हाँ है। उनको एकोमोडेशन देनी पड़ती है, एकोमोडेशन में बहुत सारा खर्चा होता है। दोबारा आप देखिए कि हम साइंटिफिकली हम कितना मजबूत हो चुके हैं, आईटी में हमने इतना काम किया है, उसके बावजूद भी वो ट्रकों में भर करके फाइलें लानी, वो फाइलें ट्रकों से 6 महीने के लिए यहाँ पे लानी, 6 महीने की वहाँ पे लानी, और उस पर भी कैरेज का बड़ा खर्चा आता है। SRTC जो है उसको कितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से देना पड़ता। फिर सरकार ने ये फैसला लिया कि कहीं ना कहीं इस प्रथा को बंद करना चाहिए और ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है उसको रोकना चाहिए। यानी आगे ही खसारे में है यूटी जम्मू कश्मीर, उसके बावजूद इतना बड़ा घाटा नहीं उठाया। जी लेकिन विनोद जी, जम्मू कश्मीर एक इकलौता राज्य है पूरे देश में, भारतवर्ष में, जहां पर दरबार मूव की प्रक्रिया होती है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ भी है, क्योंकि राजधानी सर्दियों में अलग हो जाती है, गर्मियों में अलग हो जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है वापस से, क्योंकि जम्मू के लिए हमेशा से मांग उठती आई है और इन चुनावों में हमने देखा किस तरीके से जम्मू के फेवर में कितनी ज़्यादा मांगे उठी हैं। अब होटलियर्स का भी यही कहना है और जम्मू के जो लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल लॉस उनको हो जाता है, क्योंकि जब से सेक्रेटरीट यहाँ पर नहीं पहुंचा। तो कितना जरूरी है, और ये भी खबरें हैं कि अगली जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें जो सरकार है वो ये मांग उठाएगी और इस पर भी चर्चा देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो आदेश आया है उसमें यही आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो होंगे वही यहाँ पर मूव करेंगे और बाकी स्टाफ उधर भी रहेगा इधर भी रहेगा। बड़ी बात यह है कि आज हम कहने के दरबार मूव, ये स्टेटमेंट 2008 में जब उमर अब्दुल्ला हुकूमत में थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो शीतल और शिवपुर में आपको बता दूं वो स्टेटमेंट मुझे आज भी याद आता है कि उमर अब्दुल्ला कहते थे कि जब स्नोफॉल कश्मीर में होता है, कश्मीर में जब स्नोफॉल होता है, पावर स्नैच हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाता है, जो फार फ्लंग एरियाज में वहां पे खाने पीने की दिक्कतें भी आ जाती हैं, हालांकि स्टोर किया होता है। तो कहता है हम मजे, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है, हम सचिवालय वाले, हम मंत्री संतरी ऑफिसर सब कंफर्टेबल जोन में जम्मू में रहते हैं, और जब तपती गर्मी होती है, ट्रांसफार्मर जलते हैं, हाय तोबा होती है बिजली कंटेनमेंट को लेकर, तब हम आराम से श्रीनगर में बैठे होते हैं, दरबार मूव पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने तब का स्टेटमेंट मुझे आज भी याद आ रहा है। आज हम कह रहे हैं कि दरबार मूव हुआ है, गलत हुआ है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए और खासतौर पर व्यापारियों से पूछा जाना चाहिए कि उनकी जाती राय क्या है, कितना नुकसान कारोबार को हो रहा है। बिल्कुल, अभी जो ये आवाजें उठाई जा रही हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, ये वाकई में एक दर्द भरी आवाज है या फिर राजनीतिक तलख इसे कहा जा सकता है तुरंत सरकार बनने के बाद? मुझे देखिए, अगर मैं अपने अनुभव से बात करूं, ये मेरी जाती राय है, उसमें यह है कि अगर शीतल को काम होता है कश्मीर में, सेक्रेटरीट पूरा कश्मीर होता है, शीतल को एज ए लेमैन या आर्थिक तौर पर शीतल इतना मजबूत नहीं है, उसको जाना है वहां पे होटल एक किराए पे लेना है, फिर एक काम के लिए आपको 7 दिन तक रुकना पड़ेगा। अगर शीतल जम्मू से वाबस्ता है तो अगर वो सेक्रेटरीट उस वक्त भी जम्मू में चल रहा है तो वो जम्मू में भी काम करवा सकते हैं, वो सीधा एक्सेसिबल हो जाता है। लेकिन अगर दरबार मूव होता है तो जम्मू के लोगों को कश्मीर में जाना पड़ता है, कश्मीर में लोगों को छोटे छोटे काम के लिए जम्मू में आना पड़ता है, उनको रुकना पड़ता है, उनका अपना भी खर्चा होता है। हालांकि वो मार्केट में जाता है। सरकार अपने राजस्व को बचाने के लिए गरीब इंसान का जेब टटोल रही है कि आप जाइए कश्मीर में जम्मू से और आप अपने पैसे खर्च कीजिए, वहां पर जाइए और अपना काम करवाइए। दूसरा ये शीतल, ये मतलब 12 महीने अगर सचिवालय कश्मीर में भी रहे, जम्मू में भी रहे, वो बेहतर नहीं होगा? क्योंकि कामकाज जम्मू के लोगों का कामकाज जम्मू के सेक्रेटरीट में हो जाए, उनको कश्मीर में ना जाना पड़े। क्योंकि दरबार मूव की प्रथा ये है कि पूरा दरबार ही उठ करके कश्मीर में चला जाता है, पूरा दरबार उठ करके जम्मू में आ जाता है। ठीक, तो फिर काम जो जम्मू वालों का काम है 6 महीने के लिए, सरकार इसमें ये भी कह रही है कि दोनों जगह पे काम चलेगा। अभी तक तो जो पैटर्न है उसमें दोनों जगह पे काम चल रहा है। तो मतलब जम्मू के व्यक्ति को कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, और कश्मीर के तो ये इसी तरह से रहेगा। तो इसमें फिर ये क्या, ये एक बड़ा मुद्दा बनता है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, अभी तो यही चल रहा है कि 12 महीने सेक्रेटरीट चलता है, जम्मू में भी सेक्रेटरीट चलता है और कश्मीर में भी चलता है। लेकिन दरबार मूव की प्रथा के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के, जो कश्मीर में जब गर्मी यहाँ पे होती है तो वहाँ चले जाते हैं, और जहाँ पर वहाँ सर्दी होती है तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये मूव है इस वक्त। ठीक है, ये डोगरा शासक ने शुरू किया था, शायद आप ज्यादा जानते हैं। महाराजा हरि सिंह के कार्यकाल में ये शुरू हुआ था। जी। तो मतलब जम्मू के लोग भी चाहेंगे कि दरबार मूव हो, और जो यहाँ पर काफ़ी बिजनेसमैन हैं, लोग हैं जिन्हें नुकसान हो रहा है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये लाभदायक है।
देखिए शीतल, दरबार मूव वो सब इसकी वकालत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सेक्रेटरीट 12 महीने चलना चाहिए। कश्मीर के लोगों का काम उधर हो जाए और जम्मू के लोगों का काम इधर हो जाए। बेसिक नेसेसिटी जो है। विनोद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला द्वारा 2008 में कहा गया कि दरबार मूव नहीं होना चाहिए या फिर उसकी वकालत की गई, और अब वो कह रहे हैं अब इस पर मीटिंग भी की जाएगी, कैबिनेट में अगली जो मीटिंग होगी उस पर बात होगी। वहीं उनके जो पिताश्री हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने 1987 में जब वो अपने टाइम पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आदेश भी दे दिए थे कि दरबार मूव बंद किया जाए, लेकिन विरोध प्रदर्शन इतना हुआ, लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और फिर एक बार फिर से दरबार मूव जो है वो शुरू हो गया। देखिए तर्क शिपन, जो तर्क था उमर अब्दुल्ला का, ये तर्क था कि जब मुसीबत कश्मीर में होती है तो दरबार जम्मू में होता है, और जब मुसीबत जम्मू में होती है, मैं उन पीक गर्मियों की बात कर रहा हूं जब तापमान इतना ज्यादा होता है और लगातार आए दिन बिजली और पानी की दिक्कतें रहती हैं, और दरबार सारा अमला, संतरी मंत्री और ब्यूरोक्रेट सब के सब कश्मीर में होते हैं। लेकिन तो जम्मू कश्मीर के वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी, यहाँ की वेदर कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं कि हमको ऐसा करना ही पड़ रहा है। विनोद जी, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम सर्दियों में वहाँ पर कश्मीर में रहेंगे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होगी, वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। देखिए शिपन, ये तो राजा महाराजाओं ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, क्योंकि उधर सर्दी होती थी तो बियर नहीं कर पाते थे तो इधर आ जाते थे, इधर जब गर्मी होती थी कड़ाके की तो उधर चले जाते थे। वो प्रथा चलती आई। अगर मैं गलत ना हूं, ये प्रथा शायद उत्तराखंड में भी है, देहरादून और गैरसैंण। जी, लेकिन ये प्रथाएं मतलब आप आवाम के नुमाइंदे हैं। ठीक, आवाम जब दिक्कत में है तो आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। ओके, जब आवाम को प्रॉब्लम है तो आप छोड़ करके उनको, जनता को छोड़ करके आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो। इस पर भी हमने सोचना है कि आवाम ने आपको अपना नुमाइंदा बना करके भेजा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ समय साझा करने के लिए, हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़ में, जहां पर पंजाब के एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਘਰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੱਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਸਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਨਓਸੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾ ਮਤਲਬ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ 500 ਗਜ ਤੱਕ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। गैर कानूनी कॉलोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। इस वक्त आप में गृह मंत्री की चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन होते हैं। तो चलिए स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर चंडीगढ़ के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज से हरियाणा विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान का नाम सामने आया है, जहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले विधानसभा सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। और प्रोटेम स्पीकर जो है वो तमाम जो निर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाएंगे। बता दें कि रघुवीर कादियान शपथ दिलाई जाएगी उनके द्वारा। यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का नाम भी सामने है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है। चंडीगढ़ के हवाले से खबर, जहाँ पर आज से हरियाणा विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होगा। अभी अभी सरकार बनी है। ओथ यहाँ पर जो है वो नायब सिंह सैनी द्वारा दूसरी बार ली गई है और तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में निकलकर सामने आई और दूसरी बार ये युवा मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ली गई है, जहां पर नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के जो सीएम है वो बने हैं। बिल्कुल, और जब ये सत्र शुरू होगा तो उसमें स्पीकर का भी चुनाव होना है। इधर झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार पिछले कई दिनों से ईडी झारखंड के अंदर सक्रिय नजर आ रही है और झारखंड सरकार के मंत्री की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भाई और निजी सचिव को ईडी ने समन दिया है। ईडी ने अगले हफ्ते पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है और उनसे पूछताछ होगी कि आखिर मामला क्या है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से चुनाव से पहले से ही ईडी सक्रिय नजर आ रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामलों में छानबीन कर रही है, उसमें कई कुछ पाया भी है। और अब देखना होगा कि यहां पर जो मंत्री हैं उन पर कैसे गाज गिर सकती है। उनकी मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भाई और निजी सचिव को ईडी ने समन किया है, उन्हें बुलाया है ताकि उनसे पूछताछ की जाए। झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के भाई विनय कुमार ठाकुर व निजी सचिव हरेंद्र कुमार को समन किया है। दोनों को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाए हैं और विनय कुमार ठाकुर चाईबासा में रहते हैं। तो आपको बता दें कि निजी सचिव हरेंद्र कुमार रांची के डोरंडा स्थित 56 सेठ में यहां पर रहते हैं और इस पूरे प्रकरण में ईडी ने गत 14 अक्टूबर को सभी जो संबंधित से जुड़े यहाँ पर 18 ठिकाने हैं वहां पर एक साथ छापेमारी की और छापेमारी में जो कागजात और साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर आगे की जो पूछताछ है वो देखने को मिल रही है। यानी कि आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। भाई और निजी सचिव को ईडी ने यहाँ पर समन भेजा है और ईडी ने अगले हफ्ते पूछताछ के लिए समन भेजा है और यहाँ पर इन्हें बुलाया गया है क्योंकि तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर अनियमितता पाई गई और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच जो है वो ईडी द्वारा देखने को मिल रही है।
अब आपको बताएंगे मामला क्या है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के कैशियर संतोष कुमार के विरुद्ध 18 दिसंबर 2023 में रांची के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके आधार पर ही ईडी ने ईसीआर किया था। कैशियर संतोष कुमार पर मार्च 2020 में L&T कंपनी के फर्जी बिल के आधार पर 2.17 करोड़ रुपए को फर्जी खाते में हस्तांतरित करने का आरोप लगाया था, यानी ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था। और उसी आधार पर ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और अब जाकर ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं मंत्री की, और साथ साथ मंत्री के जो करीबी हैं उनको भी इस घेरे में लाया गया है। हो सकता है एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो और ईडी जब छानबीन करेगी, जांच करेगी तो सब कुछ सामने निकल कर आएगा। मनीष झा संवाददाता रांची से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हुए हैं। मनीष, ईडी लगातार सक्रिय नजर आ रही है झारखंड के अंदर। बिल्कुल, जिस तरह से कि लगातार पहले भी देखा गया था कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, साहेबगंज में भी कार्रवाई की थी और इसके बाद उन्हें इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण छोड़ना पड़ा था पंकज मिश्रा को। अभी झारखंड के जो मंत्री हैं पेयजल स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन से जुड़े हुए हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और उनके जो भाई हैं विनय कुमार ठाकुर, उनके निजी सचिव हैं हरेंद्र कुमार, इन लोगों को समन किया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। विनय कुमार ठाकुर चाईबासा में रहते हैं, तो लगातार ईडी सभी जगहों पर इनकी करीबियों से पूछताछ कर रहे हैं और छापेमारी चल रही है। अब शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि कुल 18 जगहों पर जो छापेमारी चल रही है इससे जुड़ी, उसमें कहां से क्या मिलता है, क्योंकि अभी तो इसे अगर आप सत्ता पक्ष को देखेंगे तो चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की नीति है कि हमें परेशान करना है, परंतु ईडी अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही है। शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगा कुछ पकड़ में आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो एक मुद्दा बन जाएगा ये सत्ता पक्ष के लिए कि हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। जी सर। मनीष, जिस तरीके से पेयजल और स्वच्छता विभाग में जो यहाँ पर अनियमितता पाई गई है और तमाम चीजों को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है ईडी द्वारा, क्या कुछ लगता है जब यहाँ पर इन्हें समन भेजा गया है, जब अगले हफ्ते इनसे पूछताछ की जाएगी और गिरफ्तारियां संभावित है यहाँ पर? कुछ भी संभव यहाँ है शिकवन। आप जब ध्यान देंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय जब उन्हें सम्मन भेजा गया था, यहाँ से दिल्ली गए थे, दिल्ली से फिर उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार की थी ईडी। तो आने वाले समय में कुछ भी संभव है क्योंकि ईडी अपने हिसाब से काम करती है, तो हमें इंतजार करना होगा ये कि उनके पास जो सबूत है, क्योंकि अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है कि क्या सबूत उनसे मिला है, किस एवज में उनसे पूछताछ की जा रही है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। शाम तक अनुमान है कि इसमें क्लियर हो जाएगा क्योंकि छापेमारी समाप्त हो जाएगी कि अभी तक क्या मिला है और यदि कुछ सबूत मिलता है ईडी के पास तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी और अभी अगर गिरफ्तारी होती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, ये जानकारी साझा करने के लिए, लोगों को अपडेट करने के लिए। ईडी लगातार सक्रिय है, लेकिन इधर विधानसभा चुनाव को लेकर भी हलचल तेज नजर आ रही है। झारखंड में ही रामचंद्र सिंह पर कांग्रेस ने फिर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दी है। लातेहार जिले की मानेका सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। रामचंद्र सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर लिया है। कल के दिन पूरा दिन जो है वो नामांकन की प्रक्रिया हुई और नामांकन की प्रक्रिया के तहत अपने अपने जो जितने भी प्रत्याशी थे सभी दलों के, उन्होंने नामांकन किया। आधिकारिक तौर पर वो दर्ज हुए इन चुनाव में अपनी दावेदारी के लिए और इसके जरिए अब जो दावेदारियां हैं वो नेता तो पेश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर, पार्टी लेवल पर या फिर जो गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो दोनों गठबंधनों के बीच सीधा सीधा मुकाबला देखा जाएगा। एक तरफ जेएमएम और सरकार का हिस्सा भी है, साथ ही साथ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा किया था, जिन्होंने पिछले चुनाव में 2019 में 25 सीटें उनके खाते में गई थी, मात्र 5 सीटों का फर्क था जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस और जेएमएम मिले, गठबंधन हुआ तो सरकार बनी। यहाँ पर देखना होगा, सरकार तो रिपीट नहीं होती, झारखंड के अंदर इतिहास में अभी तक सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन क्या यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम मिलकर इस इतिहास को खत्म करेंगी, इस ट्रेंड को खत्म करेंगे या फिर वही ट्रेंड बरकरार रहेगा? ये सरकार बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बाकी दल है यानी एनडीए गठबंधन है वो यहां पर भारी पड़ते हुए नजर आएगा।
तो आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लातेहार जिले के मनिका विधानसभा से मौजूदा कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह पर कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा यहां पर जताया है। बिल्कुल, तो झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी इस वक्त हलचल तेज नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है अभी तक, और अक्कलकुआ से केसी पदवी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। शाहदा से राजेंद्र कुमार कृष्णराव गावित कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और इस तरह से 48 ये नाम हैं जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से जिन्हें टिकट दिया गया है, जिन्हें भरोसा जताया गया है। अब वो कितना कांग्रेस पर खरा उतरते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। 105 सीटों पर संभवतः या फिर 106 पर कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, ऐसी अभी तक खबरें आ रही हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से। लेकिन देखना दिलचस्प है कि कितने उम्मीदवार कांग्रेस उतारेगी। पहले 48 उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। इसमें एक बड़े चेहरे शामिल हैं। अक्कलकुआ को उम्मीदवार बनाया गया है। शाहदा से राजेंद्र कुमार को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। ऐसे में कई सारे पुराने जो खिलाड़ी हैं उनको मैदान में उतारा है और कुछ नए खिलाड़ियों को भी इस अखाड़े में उतरने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हें भी मौका दिया है, सुनहरा मौका दिया है, जो पहली बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और जो पहले कुछ चुनाव तो लड़े हुए हैं लेकिन अब पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होंगे कांग्रेस की इस लिस्ट में। देखना होगा कि अब जब चुनाव होंगे तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सरगर्मियां तेज हैं और कुछ नाम आपके सामने रखेंगे जहां पर केसी पड़वी है, राजेंद्र गावित है, किरण दामोदर है, शिरीष कुमार नायक, प्रवीण चौरे, कुणाल पाटिल, धनंजय चौधरी, राजेश और साथ ही साथ राहुल बोंद्रे, अमित जनक। ये तमाम वो यहाँ पर नाम है जो जिनका नाम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशियों के तौर पर सामने रखा गया है। 48 नाम सामने रखे गए हैं, एक सूची जारी की गई है जिसको लेकर कि अब कहीं ना कहीं हलचल तेज होती नजर आ रही है महाराष्ट्र में। तो आपको बता दें कि 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस द्वारा यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है और तमाम नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ चेहरे नए भी हैं लेकिन ज्यादातर पुराने चेहरे रीड किए गए हैं। सेम चेहरों पर भरोसा जताया गया है लेकिन कुछ युवा चेहरे भी यहाँ पर उन्हें भी मौका दिया गया है। पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर महाराष्ट्र में जारी हो चुकी है जिसको लेकर हलचल अब कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र का मुकाबला इस बार बहुत ही दिलचस्प नजर आएगा क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बदलाव हुआ है। पिछले 5 सालों में पार्टियों में टूट हुई है और उन्हीं पार्टियों में जो विधायक अलग हुए और उसके आधार पर सरकारें भी बनाई गई, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल या उदाहरण जो है वो शिंदे हैं, जिन्होंने अपने विधायकों को अलग से लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी कर सरकार बनाई। उसके बाद शरद पवार की एनसीपी, उसका भी तोड़ हुआ, 2 भागों में टूटा और अजित पवार की एनसीपी जो है वो अलग हुई और अब जाकर वो भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। महाविकास आघाड़ी एक तरफ और महायुति दूसरी तरफ। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त बताएंगे। एनआईए ने एक बार अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एनआईए की तरफ से शिकंजा कसा गया है और अनमोल पर 10 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से अनमोल बिश्नोई भी है और उस पर यह शिकंजा कसा है। जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है, कई सालों की सजा उसको वहां पर हुई है, लेकिन अब जाकर एनआईए फिर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। अनमोल जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ताल्लुक रखते हैं उन पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। जेल में सजा भी काटा है। इस वक्त बिश्नोई जो गैंग है या फिर लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो लगातार सुर्खियों में नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर बिश्नोई का नाम इस वक्त काफी चल रहा है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कुछ हत्याएं जो देश के अंदर हुई हैं वो सीधी सीधी उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कंधों पर ली। अब देखना होगा कि यहां पर एनआईए किस तरह से शिकंजा कसेगी इस पूरे गैंग को लेकर। हकीम देशमुख हमें जानकारी देंगे। हकीम, ये किस तरह की कार्रवाई है? ये बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के कुछ लोग जो हैं ये उन पर कार्रवाई की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला है 2022 में सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाबी सिंगर थे, उसके बाद जो है अनमोल जो है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आया था और उसके बाद लगातार वो सुर्खियों में बना रहा।
सलमान खान के घर पर देख कर है वो कहीं न कहीं गोलीबारी की गई। तब भी जो है अनमोल का नाम सामने आया था, गोल्डी ब्रार का नाम सामने आया था, और अब जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, इसमें भी जो है वो कहीं न कहीं बिश्नोई गैंग और अनमोल का नाम लगातार सामने आ रहा है। 2022 का मामले में एनआईए ने जो है वो कहीं न कहीं 10 लाख का इनाम अनमोल पर जो है वो रखा है। गोल्डी ब्रार और अनमोल अमेरिका में होने की बात लगातार बताई जा रही है। कनाडा से सीधे सीधे संपर्क बाबा सिद्दीकी के 3 हत्यारे जो है लगातार उसके संपर्क में रहने की बात कही जा रही है, और कहीं न कहीं तीन हत्यारे यानी कि जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्राइम ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये बताया सीधे तौर पर कि कहीं न कहीं अमेरिका से जो है वो स्नैपचैट के जरिए बिश्नोई जो था वो उनके संपर्क में रहा था और कहीं न कहीं हत्या के प्लान को अंजाम दे रहा था। जी हकीम, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने गोल्डी बरार का नाम लिया, गोल्डी बरार आउट ऑफ इंडिया है, वो कनाडा में बेस्ड है, और साथ ही साथ जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी सक्रिय रूप से क्राइम्स लगातार पेश आ रही थी। बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ यहाँ पर उनके द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या 2022 में की गई। तो किस तरीके से आप देखते हैं इन सभी चीजों को, और किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल के अंदर बंद है, लेकिन फिर भी उनकी जो गैंग है, जो मेंबर्स हैं उनके गैंग के, सक्रिय रूप से उनके लिए काम करते नजर आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में? देखिए, जिस तरीके से हम बात करते हैं, कहीं न कहीं मुंबई से क्राइम जो है पूरे तरीके से हटता हुआ नजर आ रहा था, गैंग खत्म हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अब फिर से ये गैंग वार जो है या फिर गैंग जो है वो अपने सर को ऊपर निकाल रही है। कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें या फिर उसके भाई अनमोल की बात करें, गोल्डी ब्रार करें, ये लोग सीधे सीधे हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं सलमान खान के घर पर जिस तरीके से गोलीबारी हुई, पूरे तरीके से जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। अभी जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसमें भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली। तो कहीं न कहीं क्या मुंबई में या फिर भारत में ये फिर से गैंग वार शुरू हो रहा है, या फिर अपने तरीके से ये गैंग अपने आप को जो है वो कहीं न कहीं सुर्खियों में रखना चाहती है, या फिर अपने आप को जो है कहीं न कहीं बड़ा बताते हुए कहीं न कहीं लोगों के लगातार हत्या में शामिल होती जा रही है। हकीम, कितना मुश्किल होगा इस गैंग के साथ सामना करना, क्योंकि इसके जड़ें जो हैं वो विदेश में भी हैं, कई अलग अलग देशों में हैं, भारत में सक्रिय हैं, खुद जेल में लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन हर हत्या के पीछे नाम उसका आता है। तो कितना मुश्किल होगा एनआईए के लिए? देखिए, एनआईए की बात करें तो कहीं न कहीं 2022 की जो मामले थे उसमें 2-4 सीटें जो है वो एनआईए ने दाखिल कर दी है, और उसके बाद अब एनआईए ने 10 लाख का इनाम जो है वो कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई के भाई के ऊपर रखा है, लेकिन अब तक वो फरार बताया जा रहा है। अनमोल की करे या फिर गोल्डी ब्रार के करे, तो दोनों की अगर हम बात करते तो कहीं न कहीं कनाडा और अमेरिका में स्थित होने की बात बताई जा रही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी जानकारी एनआईए को देता है या फिर क्राइम ब्रांच मुंबई को देता है तो उसको 10 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम, ये जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन फिलहाल देखिए, जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर है। गुलबर्ग हमले में एक और जवान शहीद हुआ है, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। कल ये हमला हुआ था देर रात, आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था। हमले में 2 जवान शहीद हुए थे और 2 पोर्टर ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन अभी एक और बेहद ही दुखद खबर ये सामने आ रही है, जिसमें एक और जवान ने अपनी शहादत प्राप्त की है, और ये बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान इस सेना के जवान ने अपनी शहादत प्राप्त की है। तो आपको बता दें कि दुखद समाचार यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के गुलमर्ग से निकलकर सामने आ रहे हैं, जहाँ पर कल देर शाम को एक आतंकी हमला पेश आया। आतंकियों द्वारा नापाक हरकतें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि अभी सरकार गठित की गई है, कई सालों बाद जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिली है, अब कितना ज़्यादा लोग अपने आप में इसको यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जब से सरकार का गठन हुआ है तभी से ही आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हमने बीते रविवार देखा 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें से 2 लोग जो है जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, 2 बिहार से थे, 1 पंजाब से था। तो इन चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर आपको बता दें कि
कल देर शाम को यहाँ पर गुलमर्ग में हमला हुआ था, जिसमें कि 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, दुर्गति को प्राप्त हुए थे, 2 जवान शहीद हुए थे और अभी खबर ये आ रही है कि एक और जवान यहाँ पर जख्मों का तावना सहते हुए उसने भी अपनी जान गंवा दी है, वो भी वीर गति को प्राप्त हो चुका है। बीते शाम आतंकवादी एक हमला हुआ गुलमर्ग में और अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि गुलमर्ग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुछ गलत संदेश कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी और पूरे जम्मू कश्मीर का गया है, क्योंकि देश विदेश से लोग गुलमर्ग पहुंचते हैं और खास तौर पर सर्दियों में यहाँ पर बर्फबारी होती है, विंटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए देश विदेश से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। विंटर स्पोर्ट्स के यहाँ पर प्रतियोगिताएं भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। अब यहाँ पर आतंकवादी हमले होने लगे हैं, क्योंकि आज तक यहाँ पर आतंकवादी हमले बहुत कम हुए हैं, लेकिन अब सर्दियों का आगाज होते ही यहाँ पर हमले होने लगे हैं। तो पूरे विदेश में, देश में, भारतवर्ष के साथ साथ अन्य जितने भी कंट्रीज है वहां पर एक गलत संदेश गया है और कहीं ना कहीं लोग जरूर कतराएंगे गुलमर्ग आने से। अभी खबर यह है कि एक और जवान जो है वो इस गुलमर्ग हमले में शहीद हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फिलहाल अब जरा बात यूपी की करेंगे, जहां पर 24 घंटे बिजली मिलेगी। उत्तर प्रदेश वासी इस वक्त जगमगाएंगे। सीएम योगी का दिवाली पर यह बड़ा आदेश, और ये दिवाली तोहफा कहा जा सकता है। 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली मिलेगी। प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्योंकि दिवाली है और दीपावली का त्यौहार जो है वो हमेशा जगमगाता हुआ त्यौहार होता है। और इस त्यौहार को देखते हुए, इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इस तोहफे के जरिए अब 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर गली, हर चौराहा, हर दुकान, हर पोल, हर जगह पर जो है वो चमचमाती हुई बिजली नजर आएगी और जगमगाती हुई रोशनी, चाहे दिन हो या फिर रात हो, इन दिवाली के इस त्यौहार के साथ साथ ये नजर आएगा। यानी 28 से लेकर 15 तक दिवाली का ये त्यौहार पूरी तरह से जो है वो छम-छम करते हुए नजर आएगा। रजाबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा, कितना बड़ा तोहफा है दीपावली पर? रजा, आप सुन पा रहे हैं? रजा, दीपावली पर एक बहुत बड़ा जो त्यौहार है, इसका एक बहुत बड़ा तोहफा सीएम की तरफ से दिया गया है। चले, लगता है रजा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाए हैं, वाकई में अगले कुछ दिनों तक, यानी 15 से 16 दिनों तक ये बिजली जो है वो 24 घंटे मिलती जाएगी। 24 घंटे लोगों तक बिजली पहुंचेगी। एक बहुत बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। रजा अब्बास एक बार फिर से ज्वाइन हुए हैं। रजा, ये एक बहुत बड़ा उपहार है उत्तर प्रदेश वासियों को। बिल्कुल शीतल, ये बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है तरीके जनता की सेवा में और जनता को जो मूलभूत सेवाएं हैं जिनको सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बार बार विभाग के लोगों से कहा है, सुचारू रूप से सही तरीके से ये सेवाएं चलनी चाहिए। रजा, जिस तरीके से लगातार कुछ कदम जनहित में उठाए जा रहे हैं योगी सरकार द्वारा, चाहे वो यहाँ पर क्राइम को लेकर बात हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो, या फिर अब दिवाली के इस उपलक्ष्य पर एक बड़ा तोहफा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों को मिला है, लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो इसके ऊपर काम करेगी। 2027 के चुनाव करीब है और उपचुनाव होने जा रहा है 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में। ये सब चीजों को लेकर ये तरह से स्पष्ट कर दिया गया है तमाम अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चाहे जिला स्तर के अधिकारी हो चाहे स्टेट लेवल पे, तमाम विभाग को ये अपडेट कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कोई भी योजनाएं, जो भी लाभार्थी हैं या जो उनके दूर तक ये योजनाएं जानी चाहिए, उनको सही तरीके से योजनाएं पहुंचे। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर सुचारू रूप से डीजीपी के माध्यम से तमाम जो कप्तान है, तमाम एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, डीएसपी हैं या एसीपी, जितने भी सर्कल ऑफिसर्स है, पीपीएस हो, आईपीएस हो, उनको निर्देशित कर दिया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुचारू रूप से सही तरीके से होनी चाहिए, कहीं पर डिस्टर्बेंस उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, और खास तौर पर बिजली आपूर्ति के लिए जो एक बहुत बेहतरीन। ठीक है रजा, ओके।
ठीक है, शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में अब बिजली मिलेगी 24 घंटे, लेकिन छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर राजधानी पहुंची हुई हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो बता दें, एम्स रायपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में आज हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीधा राजभवन पहुंचेंगे और ये छत्तीसगढ़ का दौरा आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो फिलहाल रायपुर में पहुंच चुकी हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में। वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया है। दीक्षांत समारोह का जो आयोजन वहां पर होना है उसमें हिस्सा बनेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो स्वागत की तस्वीरें। जब वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची उसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहां से दीक्षांत समारोह के लिए जाएंगी और दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधा राजभवन के लिए रवाना। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना है। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।